नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम उमंग तरंग में। दोस्तों, आप सबने देखा है कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हमें नकारात्मकता महसूस होती है। सकारात्मक रिश्तों की बातें तो हम सभी करते आए हैं, पर इस तरह के रिश्तों की बातें नहीं होती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, पर फिर भी हम उनसे कैसे सामना किया जाए, उनका इन बातों को नहीं ध्यान में रख पाते हैं। ऐसे ही विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय है नकारात्मक रिश्तों की पहचान और उनका सामना। और इस विषय में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्रीमान स्वप्निल कोठारी। श्री स्वप्निल कोठारी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने अब तक लगभग 48,000 विद्यार्थियों को शिक्षा, प्रबंधन, कानून और वाणिज्य संबंधी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया है। 2006 में स्वप्निल कोठारी ने रेनेसा इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और आज इस रेनेसा यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद पर कार्यरत हैं। स्वप्निल सर ने मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत नाम कमाया जब उन्होंने DNN टाइम्स और SR केबल की स्थापना की। इसके अलावा स्वप्निल सर को बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्व शांति और अहिंसा के लिए व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है। स्वप्निल सर बहुत सारे शिक्षण संस्थानों और IIM जैसे संस्थानों से भी बतौर विजिटिंग लेक्चरर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्हें बहुत से अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें साईं रत्न अवार्ड शामिल है। स्वप्निल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम आज बात करेंगे नकारात्मक रिश्तों के बारे में। सर, देखा गया है कि सकारात्मक रिश्तों के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, पर हम नकारात्मक रिश्तों के बारे में बात नहीं करते हैं और आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि अस्वस्थ रिश्ते या नकारात्मक रिश्ते क्या होते हैं और क्या ऐसा होता है कि हमारे बिना प्रयास के कभी ये रिश्ते स्वतः ठीक हो जाए? सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा विषय चुना। देखिए, व्यक्ति की जो हैप्पीनेस है, उससे प्रसन्नता का जो स्तर है, वो उसके रिश्तों पर डिपेंड करता है। विद्यार्थी हो या सामान्य व्यक्ति हो, अगर उसके किसी भी रिश्ते में गांठ है, कोई उलझन है, किसी भी एक रिश्ते में अगर उलझन है, कोई गांठ है, तो उसकी प्रसन्नता इससे प्रभावित होती है। हम अपने अपने जीवन पर इसको महसूस कर सकते हैं। अपने जीवन से जोड़कर देखें तो इसे महसूस कर सकते हैं। यदि हमारी एक भी रिलेशनशिप जो है वो थोड़ी सी इंटैंगल्ड है, उसमें कहीं ना कहीं कोई गांठ या उलझन है, तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारी खुशी का स्तर प्रभावित होता है। और मुझे लगता है कि मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन ये है कि हमें प्रसन्न रहना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए और हैप्पीनेस होनी चाहिए, और ये सीधे सीधे रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करता है। अस्वस्थ रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान जो है वो ये है कि जिससे आपका रिश्ता है वो उस रिश्ते को दिमाग से निभाता है और आप उस रिश्ते को दिल से निभाते हैं। और अगर आंखों का पर्दा हटाकर देखेंगे तो ये स्पष्ट दिखने लगेगा। दूसरी बात, स्वतः दुनिया का कोई भी रिश्ता बिगड़ा हुआ ठीक नहीं होता है। प्रयास करने पड़ते हैं, एफर्ट करना पड़ता है और समय डेफिनेटली देना पड़ता है किसी रिश्ते को नर्चर करने के लिए, लेकिन स्वतः दुनिया का कोई रिश्ता ठीक हो जाए ऐसा नहीं होता है। सर, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि ऐसा कहा जाता है कि अगर रिश्ते की बुनियाद मजबूत हो तो वो कभी भी अस्वस्थ रिश्तों में नहीं बदलेगा, तो क्या ऐसा सही है? और दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्वस्थ रिश्ते टूटे ही ना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, रिश्ते की बुनियाद में इमोशन होना चाहिए, रिश्ते की बुनियाद में भावना होनी चाहिए, रिश्ते की बुनियाद में संवेदना होनी चाहिए। अगर बुनियाद, फाउंडेशन में इमोशन है तो रिश्ता हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर रिश्ते की बुनियाद में स्वार्थ होगा तो तय बात है कि रिश्ता बिगड़ेगा, चाहे दोनों तरफ से हो चाहे एक तरफ से हो। बुनियाद में अगर इमोशन रहेगा, संवेदना रहेगी, तो रिश्ता जो है हमेशा ठीक रहेगा। एक और बात है, अगर प्रयोजन है, कोई सही मकसद है, कोई बदलाव लाने के लिए हमने मान लीजिए टीम बनाई है, राइट, और हम सब मिलकर मान लीजिए कोई कुरीति खत्म करना चाहते हैं, जैसे हम मान लीजिए ड्रग्स को लेकर हम एक NGO बनाते हैं कि ड्रग्स को हमें खत्म करना है, हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ेंगे। उस NGO में जितने भी लोग हैं वो सब मित्र हो जाते हैं। तो अगर कोई एक अच्छा मकसद है तो भी रिश्ता चलेगा। तो बुनियाद में या तो संवेदना हो या भावना हो या अच्छा मकसद हो तो रिश्ता चलेगा, लेकिन स्वार्थ होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, मोहभंग होगा, ये तय बात है। अगला प्रश्न सर हम छात्रों की तरफ से ले रहे हैं। अगला प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं गुना से पूर्ति कुशवाहा। मैं और मेरी एक सहेली, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, परंतु एक दिन किसी बात को लेकर हम में कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसके कारण हम दोनों ने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया था। लेकिन अब हम दोबारा एक दूसरे के दोस्त बनना चाहते हैं। समस्या ये है कि
हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से माफी नहीं मांगना चाहता है। ऐसी स्थिति में हम अपने संबंधों को कैसे स्वस्थ करें? कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। देखिए, आप और आपकी सहेली बहुत अच्छी मित्र थी और फिर किसी बात पर आपका मतभेद हो गया और अब आप दोनों दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन पहल कौन करे ये समस्या आ रही है। तो पहली बात तो ये मतभेद था, मनभेद तो नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो अहंकार की है, वो अहम की है, ईगो की है कि आगे रहकर कौन बात करे, पहले माफ़ी कौन मांगे। तो आप बहुत छोटी हैं अभी, तो ये एक छोटा सा फ़लसफ़ा ज़िंदगी का समझ लीजिए कि अहम जो होता है वो वहम होता है। अहम जो है वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ वहम है। तो हमारी ज़िंदगी में हम उसको जितना न्यूनतम रखेंगे उतना हम ज़िंदगी में और सरलता और प्रसन्नता से जी पाएंगे। तो आप ही पहल कीजिए, अपनी सहेली को फ़ोन लगाइए और लगा कर कहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने उस बात को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, मुझे अभी भी मैं तुम्हें मिस करती हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। देखिए 40 सेकंड में कैसे वो चीज़ नॉर्मल जो है वो हो जाएगी। सो आपकी बहुत अच्छी सहेली है और ये इतना खूबसूरत मित्रता का रिश्ता इस तरह से अहंकार में आपको खोना नहीं चाहिए। सर, अभी आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन इस विषय पे अभी और ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दरअसल रिश्तों को बनाए रखने की बातें जितनी आसान होती है, सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में वास्तविकता में उसको लाना उतना आसान नहीं होता है। तो इस विषय में हम आपका और मार्गदर्शन चाहेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी खूबसूरत रिश्ता है तो उसे मेंटेन करने के लिए एक बात को आप याद रखिए, जो भी आपका दोस्त है या आपका फ्रेंड है या परिवार का सदस्य है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, या क्योंकि नौजवान है तो उनके अफेयर्स वगैरह भी होते हैं, सामने वाले को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उसके बोलने से पहले आपको उसकी ज़रूरत महसूस कर लेना चाहिए। असली दोस्ती वो है कि सामने वाले की आंखों में आप उसकी ज़रूरत को देख लें और उससे बोलने से पहले आप उसकी मदद जो है कर दें। एक बहुत खूबसूरत शेर है, इसके ऊपर मैं वो सुनाना चाहता हूँ। कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, वो सोचता है और मुझे सुनाई देता है। कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, वो सोचता है और मुझे सुनाई देता है। तो सामने वाले की कोई अगर ज़रूरत है तो बिना उसके बोले अगर आप उसको समझ जाते हैं तो फिर आप दोस्त हैं उसके, तो फिर आप रिश्तेदार हैं उसके, तो फिर रिश्ता है आपका। फिर देखिए, बस ये हैबिट डेवलप कर लीजिए और इसको मेंटेन करिए। और ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते हों, कम हों, लेकिन उन्हें शिद्दत से निभाया जाए। सर, अगला सवाल भी छात्रों की तरफ से है। अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रफुल्ल माझी। मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि मेरे मित्रों से मेरे अक्सर संबंध अच्छे होते हैं, परंतु कभी कभी आरोप प्रत्यारोप आदि हो जाने पर हमारे जो स्वस्थ रिश्ते हैं वे अस्वस्थ रिश्तों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन अस्वस्थ रिश्तों को पुनः स्वस्थ रिश्तों में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए? देखिए प्रफुल्ल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब हम स्कूल में होते हैं तो ये सिचुएशन डेफिनेटली डेवलप होती है। एक बात का आप ख्याल रखिए कि मित्रता वही है जिसमें आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारा हर क्लासमेट हमारा मित्र नहीं होता है। हमारे मित्रों का जो समूह है, अगर मित्रता का दर्जा हम उसे दे रहे हैं तो वो मित्रता तभी है जब प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतिद्वंदिता नहीं है। क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता है तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते हो, उसके दुख में दुखी नहीं होते हो। तो मित्रता का दर्जा उसी को दिया जाता है जहाँ आपस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो नहीं होती है। अब यदि आपका कोई मित्र है, आपको प्रेम है, तो उसके प्रति कोई प्रतिस्पर्धा का भाव न रखें। जब आप नहीं रखेंगे तो ऐसा कोई कृत्य ही नहीं होगा कि आरोप और प्रत्यारोप हो, ना आपसे होगा और ना सामने वाले से होगा। और अगर प्रतिस्पर्धा का भाव मन में आता है तो अपने आप को समझा लीजिए कि फिर ये मित्रता नहीं है। क्योंकि बहुत स्वाभाविक बात है, बहुत ही नैसर्गिक बात है कि हम जिस क्लास में पढ़ते हों, हमारे कुछ सहपाठियों को लेकर हमारे मन में प्रतिस्पर्धी भाव आ जाता हो, तो तब फिर जो है आप अपने आप को कन्विंस कर लीजिए कि फिर ये दोस्ती नहीं है, यू कोएग्जिस्ट, ये सह अस्तित्व है। एक क्लास है, आप भी उसके विद्यार्थी हैं, वो भी उसका विद्यार्थी है, ठीक है।
ये करिए आप, तो मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप से जो मित्रता प्रभावित होती है ये स्थिति निर्मित नहीं होगी। उम्मीद है प्रफुल्ल आपको अपनी बात का जवाब बहुत अच्छे से मिल गया होगा। सर, कभी कभी ये देखा जाता है कि दो लोगों के झगड़े में अगर कोई तीसरा बीच में आए तो तकरार और बढ़ जाती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास भी काउंसलिंग के लिए आते हैं कि दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, एक तीसरा व्यक्ति आया जिसकी उनमें से एक से तो बहुत अच्छी बनती है लेकिन दूसरे को वो पसंद नहीं है। अब यहाँ पर स्थिति जो है निर्मित होती है और यहाँ पर मिसकंसेप्शंस और कन्फ्यूजन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। अब यहाँ हमें एक बात समझनी होगी कि अगर कोई हमारा मित्र है तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो तमाम लोग जो हमें पसंद हैं उसे भी पसंद होंगे, वो तमाम लोग जो हमें नापसंद है उसे भी नापसंद होंगे। तो ये जो पॉजिटिवनेस की जो फीलिंग है इसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। संभव है कि एक व्यक्ति हमारा बहुत अच्छा मित्र हो और एक व्यक्ति में बहुत नापसंद हो, लेकिन हमारे मित्र को वो नापसंद व्यक्ति पसंद हो, ये संभव है। हमें इस स्थिति को और सत्य को स्वीकार करना होगा। तो जब भी तीसरे व्यक्ति के पदार्पण से कहानी बिगड़ती है ये पॉजिटिवनेस के ही कारण होता है। एक और बात है फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, अंग्रेजी में जैसे हम कहते हैं कि हम अपनी खुद की कल्पना का एक संसार रच लेते हैं। थर्ड पर्सन की एंट्री जब होती है तो हम खुद कल्पना का संसार रच लेते हैं। जैसे हमने हमारे मित्र को किसी के साथ कॉफ़ी पीते हुए देख लिया, हम सोच लेते हैं कि ये दोनों मिले होंगे, इन्होंने जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया होगा और अब ये दोनों ज़्यादा अच्छे मित्र हो गए हैं। ये कल्पना है। तो मुझे लगता है पॉजिटिवनेस तो हम अपने ज़िंदगी के हर रिश्ते में से पॉजिटिवनेस अगर कम करेंगे तो हम और सुकून से जी पाएंगे। सर, अगला सवाल फिर से छात्रों की तरफ से आ रहा है, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। मैं यह तो समझती हूँ कि अस्वस्थ रिश्ते को स्वस्थ रिश्ते में परिवर्तित करने के लिए मुझे खुद में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, परंतु मैं दूसरे को कैसे समझाऊं कि वह भी खुद में कुछ परिवर्तन करे? या क्या अस्वस्थ रिश्ते एक ही व्यक्ति की पहल से स्वस्थ रिश्ते में बदल सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है रुच सर, और आपकी उम्र के अनुपात में ज़्यादा परिपक्व है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपके शिक्षकों को, माता पिता को, जिन्होंने इतना विवेकशील आपके मस्तिष्क को बनाया। देखिए, सबसे पहले तो हमें तय करना होगा कि जिससे भी हमारा ये अस्वस्थ रिश्ता है वो हमारी ज़िंदगी में अपरिहार्य है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अपरिहार्य ही है, वो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है और किसी बात पर बहुत मत भिन्नता हो रही है, तो फिर हमें अपने में बदलाव जो है वो लाने होंगे। और बदलाव से हमारा मतलब थोड़ा सा सैक्रिफाइस है, थोड़ा सा हम ईगो को सैक्रिफाइस कर दें, थोड़े से अपने स्वार्थ को सैक्रिफाइस कर दें, थोड़ी सी अपनी ईर्ष्या को सैक्रिफाइस कर दें, थोड़ी सी अपनी स्वामित्व की भावना, जो पॉजिटिवनेस की भावना है, एकाधिकार की भावना, उसको हम सैक्रिफाइस कर दें। ये त्याग थोड़ा सा हमने करा तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इसको सेंस करता है। यदि अपरिहार्य है वो व्यक्ति तो फिर ये मत सोचिए कि थोड़ा मैं बदलूंगा थोड़ा वो बदले, ये मत सोचिए। और अगर अपरिहार्य नहीं है वो व्यक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी ज़िंदगी से चला भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, तो फिर तो ठीक है, फिर आप ये भावना रख सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपरिहार्य है, वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। जैसे मैं सिबलिंग्स की बात करूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक रेनेसा कॉलेज में एक स्टूडेंट पढ़ती थी, तो हमारे एक सेशन होता है जिसमें हम पेरेंट्स को और बच्चों को बुलाते हैं। तो वो अपनी माँ के साथ आई और माँ और बेटी में एक बात को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। तो उस विद्यार्थी ने कहा, उस लड़की ने कहा कि मम्मी जो मेरी है वो मेरी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करती है, मुझे कम प्यार करती है। अब दोनों मेरे सामने प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। मैंने कहा कि बेटा, मम्मी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करती है और आपको कम प्यार करती है, ऐसा नहीं है। आप अपनी छोटी बहन को कम प्यार करते हो, ये तय है। क्योंकि आप अगर अपनी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करते होते तो ये भावना आप में पैदा ही नहीं होती। और ये बात 1 मिनट में उस लड़की को समझ में आ गई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जहाँ रिश्ता अपरिहार्य है वहाँ थोड़ा सा सैक्रिफाइस हमें करना पड़ेगा और उससे ऑटोमेटिकली हम में बदलाव आएगा। सर, हम अगला आपसे जो जवाब जानना चाहते हैं इस बात का कि किसी अन्यायपूर्ण व्यवहार से या अन्याय से बचने के लिए हम क्या करें? देखिए, अन्याय अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एज अ शिक्षक या एज अ टीचर मुझे किसी को भी ये समझाना सिखाना चाहिए कि अन्याय तो सही है। अन्याय को सहना सहिष्णुता नहीं है।
और इसका सहिष्णुता और असहिष्णुता से कोई संबंध नहीं है। यदि आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हर स्तर पर, जिस स्तर पर संभव हो, आवाज़ उठानी चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में लोगों ने जिन चीज़ों से समझौता नहीं करना चाहिए उनसे समझौता करने की आदत डाल ली है। छोटा सा भी अन्याय होता है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेल फीमेल जेंडर बायस की हम बात करें, मैंने आज भी देखा है बड़े बड़े घरों में माता पिता जब कोई डिस्कशन चल रहा होता है और मान लीजिए कोई बिटिया है वो बड़ी हो गई है और उसने अपना सजेशन दे दिया, तो माँ ही उसे चुप करा देती है और कहती बेटा तुम बीच में मत बोलो, बड़े बात कर रहे हैं ना। और वहीं अगर लड़का अगर कोई सजेशन देगा तो माता पिता वेलकम करते हैं, अगर बिजनेस की बात चल रही है तो ये जेंडर बायस है, ये ठीक नहीं है। यदि व्यावसायिक चर्चा आपकी डाइनिंग टेबल पर चल रही है और बेटे को बीच में बोलने का अधिकार है तो बेटी को भी बीच में बोलने का अधिकार है। ऐसे तरह तरह के अन्याय हमारे जीवन में, समाज में अलग अलग तल पर होते हैं और हमें सभी के खिलाफ जो है आवाज़ भी उठानी चाहिए और अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। सहना नहीं चाहिए अन्याय अगर आप सह रहे हैं तो फिर आप खुद भी एक जो है गलत कार्य कर रहे हैं। तटस्थता भी, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप अन्याय होते देख रहे हैं और तटस्थ हैं तो भी आप उस अन्याय और उस पाप के भागी हैं। सर, आपकी बातों से निश्चित ही हमें, हमारे दर्शकों को, सबको मदद मिलेगी कि कैसे हम अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करें भविष्य में। लेकिन सर, कई बार ऐसा देखने में आता है कि समाज में जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लोग बहुत मानते हों, वो अगर इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो बहुत दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? और प्रतिष्ठावान से ज़्यादा अधिकार उसके पास हमसे ज़्यादा होता है पारिवारिक सेटिंग में या समाज की सेटिंग में। लेकिन देखिए, सही सही होता है और गलत गलत होता है। अगर प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति गलत करे, अगर हमसे ज़्यादा अधिकार वाला व्यक्ति गलत करे, अगर हमसे बड़ा गलत करे, गलत तो गलत होता है, अन्याय तो अन्याय होता है। अन्याय करने वाले हर व्यक्ति का विरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है महाभारत में, वो यही तो उपदेश है कि अगर आपसे बड़े, अगर आपसे ज़्यादा अधिकार वाले, अगर आपसे ज़्यादा प्रतिष्ठित, अगर आपसे ज़्यादा उम्रदराज, आपसे ज़्यादा अनुभवी लोग भी अन्याय करें या अन्याय होते देख तटस्थ रहें तो उनका विरोध करना आपका धर्म है। उस राह पे चलना जो है वो धर्म है। तो सही सही होता है, गलत गलत होता है। हमें हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए, असत्य और अन्याय का विरोध करना चाहिए। विरोध करने का तरीका अलग हो सकता है। तरीका जो है, अगर आपसे उम्र में ज़्यादा व्यक्ति कुछ अन्याय कर रहे हैं तो तरीका आपका गलत अलग हो सकता है। सर, अस्वस्थ रिश्तों को लेकर हमारे बच्चों के मन में बहुत सवाल है। अगला प्रश्न भी छात्रों की तरफ से है। हम अक्सर हमारे समाज में देखते हैं कुछ लोग जिनका हमारे परिवार से अच्छा संबंध होता है, वे हमारे लिए अपनी सलाह देते रहते हैं और हमारे माता पिता हमें उस सलाह को मानने के लिए कहते हैं। अगर हम वो सलाह ना माने तो हमारे माता पिता हम पर गुस्सा करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल ठीक कहा साइमा आपने। हर परिवार में एक अंकल होते हैं जो उस परिवार के सारे डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करते हैं। कि 11th के बाद के सब्जेक्ट चुनने से लेकर आपकी ज़िंदगी में शादी करने के निर्णय तक में प्रत्यक्ष दखल जो है वो देते हैं। और अमूमन क्योंकि हमारे पापा के दोस्त होते हैं वो, इसलिए हम एक सीमा से ज़्यादा उनकी बात को ना नहीं कह पाते हैं। मैं फिर कहूँगा, चाहे वो अंकल हों, चाहे माता पिता हों, चाहे आपके टीचर्स हों, राइट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग। महाभारत काल से लेके, रामायण काल से लेके आज तक एक ही चीज़ है जो नहीं बदली है, और वो है राइट और रॉन्ग। जो सही हो वो आपका छोटा भाई भी कहे तो आपको मान लेना चाहिए, और जो गलत हो वो कोई भी कहे आपको नहीं मानना चाहिए। और सही और गलत का निर्णय आपको अपने विवेक से करना चाहिए और अपने से बड़ों के अनुभव के आधार पर करना चाहिए। देखिए, हमसे बड़े जो होते हैं उनके पास बहुत अनुभव होता है, तो इसीलिए हमको उनसे भी बातचीत करना चाहिए, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। दादा दादी, नाना नानी, मामा भूआ, माता पिता, इन सब के अनुभव का लाभ लीजिए और अपने विवेक से निर्णय लीजिए। जो सही है उस कोर्स ऑफ एक्शन को अपनाइए, जो गलत है उस पर बिल्कुल भी अमल न करें। सर, आपने विद्रोह की बात की है, तो लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि विद्रोह आखिर ये करें तो हम कैसे करें? देखिए, जब आपसे उम्र में बड़ा, अधिकार में बड़ा व्यक्ति कुछ ऐसा अन्याय करता है और आप इस कंक्लूजन पे आ गए हैं कि वो अन्याय है, तो उसका विरोध का तरीका क्या हो।
सबसे पहली बात, क्योंकि हम उम्र में छोटे हैं इसलिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें रिएक्ट जो है वो नहीं करना है, हमें प्रतिक्रिया जो है वो नहीं देनी है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। और दूसरी बात, जब आपसे उम्र में और अधिकार में बड़ा व्यक्ति कोई अन्याय करता है तो जैसा कि महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है, हमें सविनय अवज्ञा करनी चाहिए। सविनय अवज्ञा यानी मैं आपका अपमान नहीं करूंगा लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप गलत हैं, मैं आपकी बात से असहमत हूं, मैं आपके बताए रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं आपका विरोध भी करता हूं, मैं असहमत भी हूं, लेकिन मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। ये सविनय अवज्ञा है और ये बहुत ही खूबसूरत फलसफा है। तो अपनी बात पर अडिग रहिए, सत्य पर अडिग रहिए, अपने से बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करिए, पूरे विनय के साथ उनकी पूरी अवज्ञा आप करिए। अगर वो गलत हैं और आप सही हैं तो, और सही और गलत का निर्णय जो है वो बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए। सर, आपको पता है कि हमारे इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी जुड़ते हैं, तो अगले प्रश्न के लिए हम शिक्षकों की तरफ चलते हैं। शिक्षकों की ओर से अगला सवाल आ रहा है। मेरी समस्या ये है कि जब मैं किसी व्यक्ति से चर्चा कर रही हूँ उस समय वह व्यक्ति यदि अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो मेरा क्रोध अनियंत्रित हो जाता है और कभी कभी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मेरे संबंध उस व्यक्ति से टूटने की कगार पर आ जाते हैं। अतः महोदय से मेरा प्रश्न ये है कि मैं कैसे उस समय अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकूं। धन्यवाद। देखिए, ये जटिल स्थिति है जब परिवार में ही आप सेफ फील नहीं करते हैं किसी के साथ। और इस मामले में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फीमेल्स को एक सिक्स्थ सेंस होता है। दे हैव गॉट सिक्स्थ सेंस। उनकी एक छठी इंद्री होती है जो उन्हें ये एहसास करा देती है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं और किसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ऐसे में हमें पहली बात तो ये है कि इमोशनली एक्ट या रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमको स्ट्रैटेजिकली रणनीतिक तौर पर एक्ट या रिएक्ट जो है वो करना चाहिए। इसमें मस्तिष्क से हमें काम लेना होगा। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हृदय से काम जो है वो नहीं ले सकते हैं। और परिवार में कम से कम 2 लोगों से इस बात को शेयर करना चाहिए कि मैं इन व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। परिवार में जो भी 2 लोग हैं जिनसे आप निकट हैं, आप ये शेयर करें कि इसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ये आप करेंगे, इसमें तो दिमाग से निर्णय लेंगे आप, और दूसरा परिवार में 2 लोगों से ये बात शेयर करके रखेंगे स्पष्ट कि आप सेफ फील नहीं करती हैं। उम्मीद है आपको अपने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब मिला होगा और आपकी दुविधा दूर हुई होगी। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्वप्निल कोठारी जी थे। उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, शिक्षकों के भी और बच्चों के भी और मेरे भी सवालों के। और उम्मीद है कि नकारात्मक रिश्तों को लेकर जो बातें हमारे मन में उठती हैं, उनसे संबंधित जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब आपको मिले होंगे। कैसे हम नकारात्मक रिश्तों का सामना करें, से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तो आवाज़ उठाई जाए, और कैसे इन रिश्तों से बचा जाए या स्वस्थ रिश्तों को कैसे बचा के रख सकते हैं, इन सभी बातों में स्वप्निल सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। स्वप्निल सर, आप अपना बहुत अमूल्य समय निकालकर हमारे पास आए, हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।